नए टायर पर ये रबर की कीलें क्यों होती हैं और आखिर अमेरिका की एक जलाशय में 960 लाख बॉलों को क्यों डाला गया है। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मोबाइल गेम को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों ये वाला फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है जिस पर जब मैंने रिसर्च करी थी तो इसने मेरा पूरा दिमाग ही हिला दिया था। तो अब मैं आपका दिमाग हिलाऊंगा। तो चलिए इस फैक्ट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक स्नेक को पानी के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ रिकॉर्ड किया गया है, जो कि यूजुअली बहुत से स्नेक्स बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई स्नेक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों ये है गरुड़ा संजीवनी की रूट यानी कि जड़, जो कि कुछ इस तरीके से एक स्नेक की शेप में ग्रो करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस हर्ब यानी कि लकड़ी की एक बेहद ही यूनिक टेंडेंसी भी होती है, जिसके चलते हुए ये पानी के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये हर्ब सिर्फ और सिर्फ हिमालय में बेहद ही रेयर जगहों पर काफी कम क्वांटिटी में ग्रो करती है, जिसकी वजह से इस हर्ब पर रिसर्च कर पाना लगभग किसी भी साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है। फिर भी बहुत से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जैसे ये हर्ब किसी भी पानी के कांटेक्ट में आती है ये तुरंत ही एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर इस लकड़ी को एक मोमेंटम मिल जाता है और ये कुछ इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर देती है। बट ऑनेस्टली अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करके नहीं दिखाया और यही चीज इस हर्ब और इसकी एक यूनिक टेंडेंसी को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान फ्लाइंग बोट नाम का एक बेहद ही यूनिक वाटर स्पोर्ट भी खेला जाता था। असल में दोस्तों साल 1961 में स्कॉटलैंड में कुछ इस तरीके की गायरो बोट्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनको कि पानी में कुछ इस तरीके की हाई स्पीड बोट से बांधकर कुछ इस तरीके से खींचा जाता था। अब क्योंकि इन बोट्स के ऊपर कुछ इस तरीके के रोटर्स को भी इंस्टॉल किया जाता था तो एक स्पीड के बाद ये बोट्स कुछ इस तरीके से अपने आप ही हवा में ऊपर की तरफ उठ जाया करती थी। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि साल 1961 से लेकर आगामी 2 या 3 सालों तक ये वाटर स्पोर्ट स्कॉटलैंड में काफी बड़े स्केल पर फेमस भी हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बोट लैंडिंग के समय अक्सर क्रैश कर जाया करती थी, जिसकी वजह से इसको राइड करने वाला इंसान अक्सर चोटिल हो जाया करता था, तो इस वाटर स्पोर्ट को कुछ ही समय के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बट ऑनेस्टली अगर प्रेजेंट डेट में इसी ही टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सेफ बनाकर दोबारा से लोगों के सामने उतारा जाए तो फॉर श्योर ये दोबारा से आग जरूर लगा देगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली बहुत सी चीजें दिखाई हैं, जैसे कि सबसे पहला टीवी ब्रॉडकास्ट, सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर कौन सा था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसे देखा है? दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो इस पूरी दुनिया के सबसे पहले न्यूज़पेपर के सबसे पहले एडिशन की फ्रंट पेज की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव इमेज है, जिसको कि साल 1905 में रोमन एम्पायर में पब्लिश किया गया था। असल में दोस्तों इस न्यूज़पेपर का टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से रिलेशन ऑफ ऑल क्रेडिबल एंड मेमोरेबल हिस्ट्रीज था, जिसको कि रोमन एम्पायर के स्ट्रासबर्ग में पब्लिश किया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें ट्रैफिक में किसी भी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई देती है तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी उस एम्बुलेंस को रास्ता देने की होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2013 में रशियंस इसी चीज का नाजायज फायदा बहुत बड़े स्केल पर उठाते थे। असल में दोस्तों साल 2013 में कुछ रशियन एजेंसीज आपको फेक एम्बुलेंस टैक्सी की सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराया करती थी, जिसके चलते हुए ये एजेंसीज आपसे $200 पर आवर का चार्ज करके आपको एक एम्बुलेंस में बैठाकर इमरजेंसी सायरन बजाते हुए ट्रैफिक से निकालकर आपको काफी तेज आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती थी। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर थी आप इसका अंदाजा इन न्यूज आर्टिकल्स को भी देखकर लगा सकते हैं। हालांकि जब रशियन पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही बहुत बड़े स्केल पर कार्रवाई करके इसको अपने देश से खत्म कर दिया। लेकिन प्रेजेंट डेट में भी 1 या फिर 2 ऐसी घटनाएं हमें आज भी सुनने को मिलती हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि रेसिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले हॉर्स बिल्कुल ही सटीक डायरेक्शन में काफी तेज स्पीड के साथ काफी देर तक दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन हॉर्स को इस तरीके से दौड़ने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? असल में दोस्तों उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस व्हीकल का, जिसको कि द कर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों इस व्हीकल में किसी भी हॉर्स को कुछ इस तरीके से खड़ा करके उसको तेज स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ाया जाता है, जिसके चलते हुए कुछ समय के बाद उस हॉर्स की स्पीड, एफिशिएंसी और डायरेक्शन काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। और ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसको कि पास करने के बाद ही किसी भी हॉर्स को बड़ी बड़ी नेशनल या फिर इंटरनेशनल रेसेस में
भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 14। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला मोबाइल गेम नोकिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये स्नेक वाला गेम था। हालांकि ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर था, लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल गेम नहीं है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1994 में लॉन्च किया गया हैग्यूनिक MT2000 इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा फोन था जिसमें किसी भी गेम को इंस्टॉल करके मार्केट में उतारा गया था। तो ये तो बात हो गई इस फोन की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल टेट्रिस गेम देख रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा गेम था जिसको कि साल 1994 में एक मोबाइल में इंस्टॉल करके दुनिया के सामने लाया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मोबाइल गेम को अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 13। हम जब भी अपनी फोटोज को क्लिक कराते हैं तो अक्सर फोटोग्राफर हमसे बोलता है से चीज। असल में दोस्तों ये वर्ड चीज हमारे फेस के ऊपर एक काफी बड़ी स्माइल को लेकर आता है, जिसके चलते हुए हमारी फोटो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि विक्टोरियन एरा जो कि 20 जून 1837 से लेकर 22 जनवरी 1901 तक चला, उतने टाइम पीरियड के दौरान कोई भी ब्रिटिश राष्ट्रीय इंसान अपनी फोटोग्राफ को क्लिक कराते समय चीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो इस्तेमाल करते थे प्रून्स को। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों विक्टोरियन एरा में फोटो के एक्सप्रेशन को भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रिजर्व किया गया था। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप उस एरा में फोटोग्राफ के अंदर काफी ज्यादा खुश या फिर हंसते हुए नजर आते थे तो उसका यह मतलब होता था कि या तो आप ड्रिंक किए हुए हैं या फिर आप समाज के निचले आय वर्ग वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए फोटो में एकदम सीरियस लुक पाने के लिए सभी राजसी लोग चीज की जगह प्रूस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि जब भी आप प्रूस प्रोनाउंस करते हैं तो क्योंकि ये वर्ड काफी ज्यादा डल है तो उसके चलते हुए आपके फेस पर कुछ इस तरीके की मनुष्यत नहीं, कुछ इस तरीके की उदासी सी छा जाती थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रूस का मतलब सूखा आलू बुखारा होता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि जब भी किसी भी मुर्गी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो कमी उसके द्वारा कंज्यूम किए गए फूड से भी पूरी नहीं होती तो उस कंडीशन में मुर्गी क्या करती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बेहद ही रेयर सिचुएशंस में एक मुर्गी अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए खुद के ही एग्स को तोड़कर कुछ इस तरीके से उसे खा जाती है। मतलब कि वो अपनी ही जान बचाने के लिए अपने ही अनबॉर्न बेबी को खत्म कर देती है। और ये चीज सिर्फ मुर्गी में ही नहीं होती, बल्कि पोलर बियर्स, सैंडफिश, टाइगर्स और कुछ स्पाइडर्स भी इस काम को करती हैं। बट यहां पर फर्क यह होता है कि ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज अपने एग्स या फिर बेबी को तब खाती हैं जब उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता। बट ऑन दी अदर हैंड मुर्गी अपनी ही जान बचाने के लिए कुछ इस प्रकार का काम कर देती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि सैंड बबल क्रैब इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रैब है जो कि बेहद ही कम समय में बहुत बड़ी स्पीड के साथ कुछ इस तरीके की सैंड बबल्स को बनाता है। लेकिन आखिर ये क्रैब ऐसा क्यों करता है? असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि इस क्रैब का एक बेहद ही स्मार्ट मूव है। असल में दोस्तों ये क्रैब समुद्र तटों की रेत के कणों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट्स को खाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही समुद्री लहर तट के ऊपर आती है तो इन क्रैब्स को तुरंत ही अपनी जान को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बिलों में छिपना पड़ता है। अब क्योंकि वो लहर काफी तेज स्पीड के साथ तट पर आती है तो वो तट पर मौजूद सैंड का हर बार ही पैटर्न चेंज कर देती है, जिसके चलते हुए इन क्रैब्स को ये कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो इस एरिया में अपने फूड को खा चुके हैं या फिर नहीं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये रेत से उन बायो प्रोडक्ट्स को खाने के बाद उस पूरे ही एरिया की रेत को कुछ इस तरीके से बॉल बनाकर पीछे की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हुए चाहे कितनी ही तेज स्पीड के साथ लहर क्यों ना आ जाए, इनको ऑलरेडी ये मालूम होता है कि ये इस एरिया से अपने फूड को कंज्यूम कर चुके हैं। स्ट्रेंज बट बेहद ही स्मार्ट। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि लुसियाना में मौजूद रूजवेल्ट होटल ने साल 2019 में अपनी 125वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहद ही यूनिक कॉन्टेस्ट को लोगों के सामने रखा था, जिसके तहत वो किसी भी एक इंसान को 7 दिनों और 7 रातों तक ऐसे राशि थाट बाट फ्री में देंगे जिसके लिए एक नॉर्मल इंसान को इस होटल को $15,000 देने पड़ते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि उस इंसान को इस होटल से चुराई गई बेहद ही अजीब या फिर काफी ज्यादा पुरानी चीज को होटल को वापस करना होगा। एंड गेस व्हाट, एक इंसान के द्वारा किस चीज को वापस लौटाकर इस कंपटीशन को जीता गया होगा? असल में दोस्तों इस हिस्टोरिक कंपटीशन को एक इंसान के द्वारा इस होटल से चुराई गई इस हिस्टोरिक कॉफी पॉट को वापस देकर जीता गया। मतलब सही है कि एक 500 रुपए की चीज को वापस कर लगभग 11 लाख रुपए के मजे ले गए ये महाशय। अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर लोगों के पास से क्या क्या निकलेगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टंग ईटिंग लाउस नाम का भी एक बेहद ही यूनिक एनिमल भी मौजूद है जो कहीं और नहीं बल्कि एक फिश की टंग पर
पाया जाता है। असल में दोस्तों ये एक ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है जो कि किसी भी फिश के गिल्स के थ्रू उसकी बॉडी में एंट्री ले लेता है, जिसके बाद ये पैरासाइट फिश की ही बॉडी में ट्रेवल करते करते फिश की टंग पर कुछ इस तरीके से जाकर चिपक जाता है और ये समय समय पर फिश की टंग से छोटे छोटे अमाउंट में ब्लड को भी सक करता रहता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर इस जैसे काफी ज्यादा ब्लड सकिंग पैरासाइट्स किसी भी फिश की टंग के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं तो वो एक हेल्दी फिश को भी 1 से 2 महीने के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। सच में इस दुनिया में काफी ज्यादा अमेजिंग एनिमल्स तो मौजूद जरूर हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 2009 से लेकर साल 2019 के बीच लॉस एंजलिस के एक जलाशय में कुछ इस तरीके की 960 लाख ब्लैक बॉल्स को डाला गया है। लेकिन आखिर ये अजीब सी चीज क्यों की जा रही है? असल में दोस्तों यूएसए ने पानी बचाने का एक बेहद ही नायाब तरीका खोजा है, जिसके चलते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक जलाशय में कुछ इस तरीके की ब्लैक या फिर शेड बॉल्स को डाला है। असल में दोस्तों ये बॉल्स अंदर से पूरी तरीके से खोखली होती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ये सन हीट को एब्जॉर्ब करके उसकी हीट को जलाशय के पानी तक ट्रांसफर नहीं होने देती, जिसके चलते हुए भीषण से भीषण गर्मी में भी उस जलाशय का पानी कभी भी सूखता ही नहीं है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस जलाशय को कुछ इस तरीके से कवर करने में लगभग 3.5 करोड़ डॉलर्स का खर्च आया है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस एक्सपेरिमेंट से आगामी समय में 30 करोड़ डॉलर्स की बचत भी की जा सकेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को तो अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि 26 नवंबर साल 2020 में स्वीडन के एक टाउन टेलेब्रोग में अचानक से ही रात में आसमान कुछ इस तरीके से पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया, जिसे देख वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों के होश उड़ गए। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि एलईडी लाइट्स के थ्रू किया गया एक एक्सपेरिमेंट था। असल में दोस्तों स्वीडिश गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर रात में स्काई कलर को कुछ इस तरीके से पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो टोमेटोज और दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ लगभग दुगनी स्पीड से हो सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए स्वीडन के इस टाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक फार्म में इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से कंडक्ट किया गया था। हालांकि वहां के लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में इस एक्सपेरिमेंट को हर शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ही कंडक्ट किया जाता है। मतलब अब एक्सपेरिमेंट के नाम पर दुनिया में कुछ भी हो रहा है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि नेपाल में मौजूद हॉक्से विलेज को किडनी वैली के नाम से जाना जाता है? लेकिन आखिर एक विलेज को किडनी वैली के नाम से क्यों जाना जाता है? असल में दोस्तों इसके पीछे एक बेहद ही स्ट्रेंज कहानी है। असल में दोस्तों इस विलेज में मौजूद सभी लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर हैं, जिसके चलते हुए इस गांव का लिटरेसी रेट भी लगभग ना के बराबर है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक दिन इस गांव में शहर से कुछ लोग आए, जिन्होंने इस गांव के लोगों को कन्विंस किया कि अगर वो कुछ पैसे लेकर अपनी एक किडनी को उन लोगों को दे देंगे तो वो कुछ ही दिनों में दोबारा से ही उनकी बॉडी के अंदर ग्रो कर जाएगी। और इसी लालच और कम एजुकेशन के चलते इस गांव में मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपनी एक एक किडनी को डोनेट कर दिया। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस गांव को किडनी वैली के नाम से जाना जाता है। और ये चीज हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज जरूर कराती है कि शिक्षा का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा महत्व है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2005 में टर्की में एक ऐसा डिसऑर्डर लोगों के सामने आया जिसमें कोई भी इंसान चलने के लिए सिर्फ अपने पैरों का ही नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से हाथ और पैर दोनों का ही इस्तेमाल किया करता था। असल में दोस्तों इस सिंड्रोम को उनर-टैन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी इंसान के ब्रेन का सेरेबलम, जो कि काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बैलेंसिंग के लिए, वो प्रॉपर तरीके से काम करना ही बंद कर देता है, जिसके चलते हुए वो इंसान सबकॉन्शियसली कुछ इस तरीके से अपने हाथ और पैरों का ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर जितना ज्यादा रेयर है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि मेडिकल साइंस पर अभी तक इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फ्लावर से फ्रूट बनने के लिए पॉलिनेशन का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। असल में दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके चलते हुए जैसे ही कोई भी बी किसी भी फ्लावर के ऊपर नेक्टर को कंज्यूम करने पहुंचती है तो उस फ्लावर पर मौजूद पॉलन उसके विंग्स से चिपक जाता है और उसके बाद वो झड़कर फ्लावर की ओवरी तक पहुंच जाता है। और जब ये प्रोसेस पूरा ही कंप्लीट हो जाता है तो हमारा फ्रूट बनकर तैयार होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया से गिरती जा रही बीज के नंबर्स को लेकर जापानीज साइंटिस्ट ने इस पूरे ही प्रोसेस को आर्टिफिशियली एक सोप बबल की मदद से किया है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में जापानीज साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से सोप गन्स और ड्रोन्स की हेल्प से सोप बबल्स को पर्ल के फ्लावर के ऊपर डालकर उसका आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन किया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानीज को इस पूरे प्रोसेस में 95% सफलता भी हासिल हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में पॉलिनेशन को कुछ इस तरीके के बबल से भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि पिछले कई सालों तक रशियन एस्ट्रोनॉट्स, जिनको कि कॉस्मोनॉट्स के नाम से भी जाना जाता था, वो स्पेस में अपने साथ गन्स को कैरी कर
करते थे। लेकिन आखिर जब स्पेस में गन चल ही नहीं सकती है तो वो ऐसा क्यों करते थे? असल में दोस्तों मैक्सिमम रशियन स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स साइबेरिया के घने जंगलों के आसपास हैं, जिसके चलते हुए रशियन स्पेस एजेंसी को हर समय ये डर सताता रहता था कि बाई चांस अगर लैंडिंग करते समय उनका स्पेसक्राफ्ट किसी दुर्घटना का शिकार होकर साइबेरिया के घने जंगलों में जाकर गिर जाए तो उसके अंदर मौजूद कॉस्मोनॉट्स जंगल में मौजूद बियर्स या फिर अलग अलग एनिमल से अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए इन गन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 2000 के आसपास तक रशियन कॉस्मोनॉट्स के द्वारा कुछ इस तरीके की TP-82 गन्स का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब प्रेजेंट डेट में इसकी जगह काफी ज्यादा एडवांस गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स के अंदर ऑफिशियल स्पोर्ट्स की तर्ज पर शामिल किया गया है, जिसके चलते हुए साल 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में हमें कुछ इस तरीके के ब्रेक डांस भी देखने को जरूर मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1। नए टायर्स पर कुछ इस तरीके की कीलें या फिर हेयर्स क्यों होते हैं? असल में दोस्तों इस चीज को भी आपने कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी नए टायर्स पर हमें कुछ इस तरीके के हेयर्स या फिर कीलें देखने को मिलती हैं, जिनको की टेक्निकल टर्म में वेंट स्प्यूज के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर ये चीज टायर्स के ऊपर क्यों होती है? असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि टायर के ही मटेरियल का एक बायो प्रोडक्ट होता है। असल में दोस्तों सभी टायर्स को उनकी प्रॉपर शेप देने के लिए उनकी रबर को एक मोल्ड के अंदर डालकर तेज हवा के थ्रू उसको फुलाया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इस रबर को फुलाने के लिए काफी तेज हवा के साथ साथ इस रबर को भी गर्म करना पड़ता है, तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होती है कि जब ये रबर फूलकर एक टायर का शेप लेगी तो उसके कुछ देर के बाद जब ये रबर ठंडी होगी तो उस रबर में मौजूद एक्स्ट्रा एयर मॉलिक्यूल्स उस पूरे ही टायर के ऊपर छोटे छोटे एयर बबल्स को क्रिएट कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फॉर श्योर उस टायर की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी अपने आप ही काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब टायर्स को एक मोल्ड में डालकर फुलाया जाता है तो उस मोल्ड के ऊपर काफी टाइनी होल्स किए जाते हैं, ताकि ब्लोइंग की प्रोसेस के दौरान अगर टायर की रबर में एयर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो वो एयर मॉलिक्यूल्स इन टाइनी होल्स से अपने आप ही बाहर निकल जाएं। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे वो एयर इन टाइनी होल्स के थ्रू बाहर निकलती है तो वो टायर की रबर को भी पुश करके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा देती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके के हेयर्स हमें टायर की साइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन मोल्ड को कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया जाता है। अब क्योंकि दोस्तों इन हेयर्स का टायर की परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो कुछ समय के बाद जब टायर पुराना हो जाता है तो ये घिसकर या फिर प्रेशर के चलते टूटकर अपने आप ही टायर से अलग हो जाते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि नए टायर पर कुछ इस तरीके की रबर की कीलें क्यों होती हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।